हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडू एडिक्ट्स। ये इंडियन पॉलिटी सीरीज़ की पहली वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें आप प्रियम्बल के इंट्रो को पढ़ोगे, फिर उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, कीवर्ड्स, सिग्निफिकेंस को, एंड एट लास्ट हम जानेंगे कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी या नहीं। ये इमेज हमारे प्रियम्बल का है और ये इसी फॉर्म में हमारे संविधान में है। आप अभी सारे कीवर्ड्स को समझने के बाद इसे जरूर पढ़ना, फिर आप हमारे संविधान की डेप्थ को समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता होगा कि दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का था और पहला प्रियम्बल भी यूएसए ने ही लिखा था। हमने अपना प्रियम्बल अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। प्रियम्बल, जिसे हम हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं, इसका मतलब है इंट्रोडक्शन या प्रीफेस। वैसे तो आपको ये फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा, लेकिन इसे पूरे संविधान को लिखने के बाद सबसे अंत में लिखा गया था और इसीलिए प्रियम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के समरी मतलब सारांश को बताता है। हमारा प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पर बेस्ड था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ड्राफ्ट किया था और 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था। प्रियम्बल के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हमारा प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग से शुरू होता है और ये क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है कि अल्टीमेट अथॉरिटी भारत के लोगों की है, जिसे हमारे वोटिंग पावर शोकेस करते हैं। सेकेंड है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, जिसमें इंडिया को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पॉलिटी कहा गया है। इन टर्म्स को हम आगे एक एक करके समझेंगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स, जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट है डेट ऑफ अडॉप्शन। हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, इसीलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। ये सब प्रियम्बल के कीवर्ड्स हैं। इनमें से कुछ कीवर्ड्स बाद में अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं। इंदिरा गांधी के सरकार के अंदर 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। तो चलिए देखते हैं कीवर्ड्स को। पहला है सोवरेन। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, मतलब हम ना तो किसी देश के डिपेंडेंसी हैं और ना ही डोमिनियन। हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। अच्छा, यहाँ स्टेट देखकर आप कंफ्यूज मत होना। इंडियन पॉलिटी में स्टेट का मतलब होता है एक कम्युनिटी जिसके पास अपनी एक डिफाइंड टेरिटरी हो और उन्हें कानून बनाने का भी अधिकार हो। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पे, समझते हैं डिपेंडेंसी, डोमिनियन और इंडिपेंडेंट स्टेट को। 15 अगस्त 1947 के पहले हम ब्रिटिश की एक कॉलोनी थे। उस समय ब्रिटिश कई सारे देशों को कॉलोनाइज कर रही थी और उनमें से एक हम भी थे। हमारी सारी पॉलिटिकल डिसीजंस, रिसोर्सेज, कानून बनाने के अधिकार सब ब्रिटिशर्स के पास थे और हम उन पर फुल्ली डिपेंडेंट थे। तो 15 अगस्त 1947 के पहले हम ब्रिटिश के डिपेंडेंसी थे। आज़ादी मिलने के बाद ऑन ग्राउंड तो हम अपने लॉज खुद बनाने लगे, डिसीजंस भी लेने लगे, लेकिन अभी भी डॉक्यूमेंट्स पे ब्रिटिश के ही साइंस थे। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक हम ब्रिटिश के डोमिनियन थे। प्रेजेंट एग्जाम्पल में आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हो। उनके अपने प्रेसिडेंट अभी भी इलेक्ट नहीं होते हैं। आज भी उनके हेड ऑफ द स्टेट यूनाइटेड किंगडम के राजा हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत इंडिपेंडेंट स्टेट बना, मतलब अब हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। अब हमारे सारे डिसीजंस हमारे होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। नेक्स्ट है सोशलिस्ट, इसको हिंदी में समाजवादी कहते हैं। इस टर्म को 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, लेकिन इसकी झलक हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में पहले से ही दिखती थी। 1955 में कांग्रेस पार्टी ने अवार्डी सेशन में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था। इंडियन सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अब ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या है? देखिए, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जिसे स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं, इसमें एक देश की सारी रिसोर्सेज, उसकी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट का ही कंट्रोल होता है। वहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की चीज़ नहीं होती है, सब स्टेट ओन करता है। तो भारत डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, क्योंकि हम शुरू से ही मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करते थे। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है जहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ साथ आगे बढ़े। यहाँ पब्लिक का मतलब सरकारी और प्राइवेट का मतलब निजी या फिर कॉरपोरेट से है। और 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद हमने इसे और भी स्ट्रेंथन किया है।
इंडियन सोशलिज्म में हमें मार्क्स और गांधीयन आइडियोलॉजी का मिक्स देखने को मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली हम गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ही ज़्यादा झुकाव रखते हैं। नेक्स्ट है सेक्युलर। इसको हिंदी में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। इस टर्म को भी 1976 में ऐड किया गया था, लेकिन अगेन संविधान के निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट्स में इसे पहले ही जगह दे दी थी। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो कि भारत की सेक्युलर नेचर को दिखाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सेक्युलर स्टेट नाम का कोई शब्द संविधान में नहीं है, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फंडामेंटल राइट्स में मेंशन करना हमारे संविधान निर्माताओं की सोच को दिखाती है कि वो सेक्युलर स्टेट को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। अगर आप एम लक्ष्मीकांत रेफर करोगे तो उसमें 3 तरह के स्टेट्स के बारे में बात की गई है। पहला है एथिस्टिक स्टेट, मतलब एंटी रिलीजन, जो किसी भी रिलीजन को कंडेम करते हो। फॉर एग्जाम्पल चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये दोनों एथिस्टिक स्टेट हैं। दूसरा है थियोक्रेटिक स्टेट, मतलब ऐसे स्टेट जो प्रो रिलीजन है और किसी एक धर्म को ही अपना स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, जहाँ इस्लाम उनका स्टेट रिलीजन है, श्रीलंका जहाँ बुद्धिज्म उनका स्टेट रिलीजन है, और उसके बाद है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब है वैसे स्टेट से या फिर वैसे कंट्री से जो रिलीजन के नाम पे न्यूट्रल होते हैं और कोई भी धर्म उनका स्टेट रिलीजन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए एंड इंडिया। कमिंग टू आवर टॉपिक, इंडिया पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, मतलब हमारे देश में सभी धर्मों को स्टेट से सेम स्टेटस और सपोर्ट मिलता है बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट कीवर्ड है डेमोक्रेटिक। जैसा कि आप जानते हैं, डेमोक्रेसी का मतलब ही है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यहाँ जनता ही सुप्रीम पावर होती है और उनकी पावर होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज वोटिंग राइट्स। डेमोक्रेसी के 2 टाइप्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ से एमएलएज एमपीज हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता है, लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड, ये उन कंट्रीज़ के लिए ही पॉसिबल हो पाता है जिनकी पॉपुलेशन कम है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टूल्स होते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। रेफरेंडम का मतलब है किसी भी टॉपिक में लोगों से डायरेक्ट वोट लेना। इनिशिएटिव का मतलब है कि वहाँ के लोग जो भी चाहें वो बिल्स डायरेक्टली वो अपने लेजिस्लेचर से इनिशिएट करवा सकते हैं। रिकॉल का मतलब है कि अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ढंग से काम ना कर रहा हो तो उसकी टेन्योर ख़त्म होने से पहले ही उसे रिमूव कर देना। और प्लेबिसाइट का मतलब है कि लोगों के ओपिनियन को जानना, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने में ही होता है। अब चलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों के बिहाफ में उनके रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं और कानून बनाते हैं, इसीलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इसके 2 टाइप्स हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इस वजह से एग्जीक्यूटिव हमेशा लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल रहते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग पावर्स, फिक्स टाइम पर इलेक्शंस करवाना, रूल ऑफ लॉ, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी, किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कानून होना, ये सब डेमोक्रेसी के कुछ चेक पॉइंट्स हैं। प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक वर्ड को बहुत ही ब्रॉड सेंस में यूज किया गया है, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी इंक्लूडेड है, और इस तीनों के सही इम्प्लीमेंटेशन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नेक्स्ट कीवर्ड है रिपब्लिक। देखिए, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी के 2 टाइप्स होते हैं, मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की का मतलब है कि उस देश का राजा या रानी हेरिडिट्रिकल होंगे, मतलब एक ही वंश के होंगे, और उन्हें सक्सेशन के थ्रू हमेशा हेड ऑफ द स्टेट की ऑफिस मिलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन। लेकिन रिपब्लिक का मतलब होता है कि उस देश के हेड ऑफ द स्टेट हमेशा इलेक्टेड होंगे और उनका एक फिक्स टेन्योर भी होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो या इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, इंडिया एक्सेट्रा। इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, जो फिलहाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और हमारे प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं विथ 5 years ऑफ टेन्योर। रिपब्लिक होने के पीछे की 2 वजह थी। एक, लोगों के अंदर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी आए, मतलब लोग इंडिपेंडेंट होकर अपने हेड को चुने, और दूसरा, किसी भी क्लास को प्रिविलेज ना दी जाए। बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता के अनुसार लोग किसी भी सरकारी पद पर जा सकें। नेक्स्ट है जस्टिस। प्रियम्बल में जस्टिस 3 फॉर्म में मेंशन्ड है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, और इसे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के वेरियस आर्टिकल्स में इंक्लूड किया गया है। सोशल जस्टिस का मतलब है सभी सिटीजन को बराबर का ट्रीटमेंट देना,
चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स या कलर के हो। कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस प्रोविजंस डाले गए ताकि बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज और विमेन का अपलिफ्टमेंट किया जा सके। अब है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक बेसिस पर किसी से भी भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, इसी को इकोनॉमिक जस्टिस कहते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि सारे सिटीजन्स को बराबर के पॉलिटिकल राइट्स मिले, चाहे वो इलेक्शन में खड़ा होने की हो या फिर इलेक्शन में वोट करने की। और जस्टिस का आइडिया रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। कमिंग टू नेक्स्ट, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है लोगों को बिना रोक टोक किए हुए उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नए नए मौके देना। प्रियम्बल इंश्योर करता है कि भारत के नागरिकों को सोचने की, एक्सप्रेस करने की, अपने बिलीफ्स को फॉलो करने की आज़ादी मिले। हालांकि लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि जिनका जो भी मन है वो करे। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड वी शुड अबाइड देम। सो नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है बराबरी, विदाउट एनी स्पेशल प्रिविलेज। सभी को सेम स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे, ऐसा प्रियम्बल सिक्योर करता है। इक्वालिटी में 3 चीज़ आती है: सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सिविक इक्वालिटी की चर्चा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, जिसमें आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स कानून के सामने बराबरी की बात कही गई है। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि किसी को भी उसके कलर के बेसिस पे, रिलीजन, सेक्स, जेंडर, इन सब चीज़ों के बेसिस पे उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। आर्टिकल 16 में कहा गया है कि मेन हो या विमेन हो, उन्हें हमेशा सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात कही गई है और आर्टिकल 18 में टाइटल्स को अबॉलिश करने की बात कही गई है। वैसे हम इस पर डिटेल से फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में बात करेंगे, अभी बस थोड़ी ब्रीफिंग जान लो। आगे है पॉलिटिकल इक्वालिटी, जो आर्टिकल 325 और आर्टिकल 326 से मिलती है। आर्टिकल 325 कहता है कि किसी भी सिटीजन को इलेक्टोरल रोल्स या फिर वोटिंग लिस्ट से डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर नहीं हटाया जा सकता है। और आर्टिकल 326 कहता है कि हर सिटीजन को उनका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का राइट है, मीन्स उन्हें वोटिंग राइट्स है। आगे है इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो आर्टिकल 39 में है। आर्टिकल 39 डीपीएसपी का एक पार्ट है, इसके बारे में भी बात करेंगे कभी। आर्टिकल 39 कहता है कि मेन और वेमेन को बराबर का पेमेंट का अधिकार है अगर वो सेम काम कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली कई जगह ये फॉलो नहीं होता है, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर्स में, मीन्स लेबर, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इसकी बात की गई है कि सभी सिटीजन्स को हार्मनी प्रमोट करना चाहिए। प्रियम्बल कहता है कि फ्रेटर्निटी इंश्योर होती है 2 चीज़ों से। पहली, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्रीय एकता। तो इन सारे कीवर्ड्स को समझने के बाद समझते हैं कि प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस, मतलब महत्व क्या है। प्रियम्बल बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज़ को दिखाता है, जिसमें हमारे पॉलिटिकल, मॉरल, रिलीजियस वैल्यूज़ इंक्लूडेड है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स के नोबल विज़न को दिखाता है कि उस जमाने में भी इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद उन्होंने कैसे देश को सर्वोपरि रखा, इंडिया को एक लॉ बुक देकर सेल्फलेसली हमारे फ्यूचर को अच्छा बनाने की कोशिश की। तो समझते हैं कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ का हमारे प्रियम्बल के बारे में क्या कहना है। एन ए पालखीवाला, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। के.एम. मुंशी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे, उन्होंने इसे हॉरोस्कोप कहा है। हॉरोस्कोप का मतलब कुंडली। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्रियम्बल की वैल्यू कितनी ज़्यादा बताई जा रही है। उसी तरह सर अर्नेस्ट बार्कर, जो कि ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रियम्बल को की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अभी तक पढ़ के तो आपको लगा होगा कि प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ही बना रहा है, तो फिर वो क्वेश्चन क्यों था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी या नहीं। लेकिन दोस्तों, ये बात सच है, कई सालों तक ये क्वेश्चन रहा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है भी या नहीं। 1960 के बीरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा नहीं बताया। फिर 1973 में लीजेंडरी द केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने ओपिनियन को रिजेक्ट किया और प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा बताया। फिर 1995 के LIC ऑफ इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट बताया। पर क्या आपको प्रियम्बल का नेचर पता है? ये नॉन जस्टिसिएबल है,
मतलब इसके प्रोविजंस कोर्ट्स में इन्फोर्सेबल नहीं है। प्रियम्बल के अमेंडेबिलिटी पर केशवानंद भारती केस के टाइम में क्वेश्चन हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल के बेसिक एलिमेंट्स मतलब उनके कीवर्ड्स को डैमेज किए बिना इसको अमेंड किया जा सकता है। और आज तक प्रियम्बल बस एक ही बार अमेंड हुई है और वो है 1976 का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।